ये स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड करेंगे। ओके जी। नॉलेज सम एसेंशियल कंसेप्ट कि नॉलेज ऑफ सम कंसेप्ट इज एसेंशियल बिफोर वी टेक अप अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इन कंसेप्ट को करने से पहले हमारे लिए कुछ दूसरे कंसेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम सबसे पहले करेंगे। और ये कौन कौन से कंसेप्ट हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज स्टक, और हमें खुद पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर जो है AD AS के इक्वल होती है when S is equal to I, but it need not necessarily correspondent to the situation of full employment in the economy। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति में हमेशा जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति के अनुरूप हो। AD और AS तब भी बराबर हो सकते हैं जब संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता या जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। और सेकंड है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये इनको हम बोलते हैं हिंदी में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब लोग रोजगार के उपलब्ध होने पर भी बेरोजगार रहने का चयन करते हैं, वे ना तो काम करने के इच्छुक होते हैं और न ही प्रचलित दरों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी, ये वो वाली बेरोजगारी होती है, ये वो वाली स्थिति होती है जब लोग जो है जो प्रचलित मजदूरी दर होती है उस पर काम करने के लिए तैयार तो होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। यह वह स्थिति है जब AD जो है विद्यमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं होती। और थर्ड है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार तथा प्राकृतिक बेरोजगार। फुल एम्प्लॉयमेंट से अभिप्राय जो है उस स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है जो काम करने के योग्य है तथा काम करने के लिए तैयार है। यह वह स्थिति है जब एक दी हुई मजदूरी दर के अनुरूप श्रम के लिए मांग और श्रम के लिए की जाने वाली पूर्ति ये एक दूसरे के इक्वल होती है तथा श्रम बाजार में संतुलन होता है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? डेफिशिएंट डिमांड का अर्थ है कि AD की डेफिशिएंसी। ओके जी। कि डिमांड इज सेड टू बी deficient when it is lower than what is required for the fuller utilization of resources। कि मांग को हम डेफिशिएंट तब बोलते हैं जब यह संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक मांग से कम होती है, या AD तब कम होती है जब उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देती। AD तब न्यून होती है, AD तब डेफिशिएंट होती है जब अर्थव्यवस्था में जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी का अर्थ है कि संसाधनों का अल्प उपयोग, मतलब कि संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। नाउ मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें हमने एक्स एक्सिस पर Y को लिया है, इनकम को, और Y एक्सिस पर AD। और सबसे पहले जो ये हमारी Y जा रही है ये जो है एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड Y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये जो है ये AD जो है ये हमारी Y है, हमारी इनकम है। उसके बाद यहाँ से हमारी AD जाती है। हमें खुद पता है कि जो Y है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो O बिंदु से निकलती है, और जो हमारी AD होती है वो AD हमारी यहाँ से निकलती है, इस वाले पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से। तो सबसे पहले जो है ये है हमारी ADP प्लान, मतलब कि जो AD हमने प्लान की है, जिसका हमने
यह अंदाज़ा लगाया है कि इतनी जो है एडी होगी ही होगी उसके। और ये वाली जो है एडी एफ मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और जो ये इनके जहाँ पर ये वाई से मिल रही है, जहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई से मिल रही है, ये वाले पॉइंट जो है ये ई और एफ पॉइंट है, जिसको हम, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। और यही जो पोर्शन है ये डिफ्लेशनरी गैप बनाता है। नाउ कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि डेफिशिएंट डिमांड के क्या कारण है, किस कारण से डिमांड में कमी आती है। ये सबसे पहले तो होगा इन टू सेक्टर इकोनॉमी, कि टू सेक्टर इकोनॉमी जो होती है उसमें डिमांड की कम होने के क्या कारण है। सबसे पहले रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि निजी उपभोग व्यय में कमी के कारण, अगर लोगों ने निजी उपभोग व्यय में कमी करना शुरू कर दिया है तो इससे डिमांड डेफिशिएंट हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। एंड रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर करने कम कर दिए तो इससे डिमांड कम हो जाएगी। एंड इन फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी, जो फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी होती है उसमें एडी में कमी होने के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम कर दिए हैं तो इससे एडी में कमी आ जाएगी। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो इससे जो है एडी में कमी आ जाएगी। राइज इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो इससे एडी में कमी आ जाएगी। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट में इंक्रीज कर दिया तो इससे भी एडी में कमी आ जाएगी। कंसिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट एडी, कि न्यून समग्र मांग, एडी कम है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। उसके परिणाम ये निकलते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में जो है हमारी इकोनॉमी में फोर्स सिचुएशन निकल कर आती है। सबसे पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि इसमें अल्प रोजगार संतुलन होता है। एडी की न्यूनता के कारण उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते। जो हमारे प्लान आउटपुट्स हैं वो पोटेंशियल आउटपुट से कम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार संतुलन होता है। और सेकंड डिफ्लेशनरी गैप, ये स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है, जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है। थर्ड इसमें आ गया, इसका क्या परिणाम निकलते हैं, अनडिजायर्ड स्टॉक, मतलब कि मांग कम है, समग्र मांग, एडी कम है तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास जो है अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। एंड लॉसेस ऑफ प्रॉफिट, कि एडी की न्यूनता के कारण जो है लाभों की हानि होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है अपने स्टॉक को समाप्त करने में सक्षम नहीं होते, और इस जो है अनडिजायरेबल स्टॉक के कारण कीमतों में गिरावट आती है, प्राइस क्रैश होता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, अधिमांग, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, अधिमांग की अवधारणा। अब इसमें क्या होगा, इसमें एडी अधिक हो जाएगी। डेफिशिएंट इन डिमांड में क्या हो रहा था, उसमें एडी कम हो रही थी, अब जो है एडी ज़्यादा हो जाएगी, अब एडी की अधिकता हो जाएगी। और एडी तब एक्सेस होती है जब वह संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जो आवश्यक मांग होती है वो उससे भी अधिक होती है। ओके जी। और एडी तब अधिक होती है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप जो है समग्र पूर्ति, मतलब कि एएस जो है वो एएस से अधिक होती है। एडी मतलब कि एएस से अधिक होती है, तब जाकर जो है डिमांड एक्सेस हो जाती है। इसको हम डायग्राम से भी दिखा देते हैं कि एडी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है एएस से। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर जो है इनकम को ले लिया जी, और वाई एक्सिस पर एडी ले लिया। ये हमारी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वाई जा रही है, और ये है हमारी एडी एफ, और ये है एडी पी। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर ये वाई के साथ एएस के साथ मिल रही है दोनों एडी एफ और एडी पी, वो ये वाला पॉइंट है, ये हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड, कि ये वाली जो है हमारी एक्सेस डिमांड है। और स्टूडेंट, यही एक्सेस डिमांड जो है, यही वाला पोर्शन जो है इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, इसी वाले गैप को। ये स्टूडेंट, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड के क्या कारण होते हैं।
निजी उपभोग व्यय सी में वृद्धि इसका जो है सबसे बड़ा कारण होता है। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में होने वाली वृद्धि इसका कारण है। और ये तो था कारण जो है ये टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में। अब ओपन सेक्टर जो इकोनॉमी है, जो एक ओपन इकोनॉमी है, उसमें जो है एक्सेस डिमांड के क्या कॉजेज है, उसमें है सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण डिमांड एक्सेस हो जाती है, एक्सपोर्ट में इंक्रीजिंग के कारण डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाती है, इंपोर्ट्स में कमी के कारण डिमांड एक्सेस हो जाती है, एंड टैक्स रेट में कटौती, अगर टैक्स रेट में डिडक्शन कर दिया गया इससे भी जो है वो एडी एक्सेस हो जाती है। और कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड कि एक्सेस डिमांड के परिणाम, एक्सेस डिमांड के कारण तीन महत्वपूर्ण स्थितियां हमारे सामने आ जाती है। एक तो आ जाती है इन्फ्लेशनरी गैप। ये स्टूडेंट्स मैंने अभी भी आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि जो अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड एक्सेस हो रही है तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है। और क्या करती है ये, स्टैटिक जीडीपी, मतलब कि बेशक एडी का स्तर अपने पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक होता है तो भी जीडीपी के स्तर में वृद्धि नहीं होती, यह स्थिर होता है। एंड एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस सप्लाई, एक्सेस डिमांड के कारण अर्थव्यवस्था में वेज प्राइस सप्लाई, मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होता है। और यह वह स्थिति होती है जब मजदूरी कीमतों का पीछा करती है तथा कीमतें मजदूरी का पीछा करती है। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके कारण जो है ये जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड थी उसके कारण हमारे प्रॉफिट्स का लॉसेस होता था, और एक्सेस डिमांड के कारण भी प्रॉफिट का लॉसेस होता है। लॉसेस जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं क्योंकि उत्पादक जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, अपनी पूर्ति को, अपनी सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। अर्थव्यवस्था में बिना पूरी की गई मांग के कारण लाभ समाप्त हो जाते हैं। मेजरमेंट टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड इनको ठीक करने के उपाय, इनको ठीक करने के लिए हमारे पास टू मेजरमेंट है, एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कि या तो हम जो है फिस्कल पॉलिसी भी अपनाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाते हैं। सबसे पहले करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के तहत हम क्या क्या जो है उपाय करेंगे जिससे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सके। सबसे पहले आएंगे इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सबसे पहले हम यह जाने कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी से हमारा अभिप्राय जो है उन पॉलिसी से है जो सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित नीति होती है। और सबसे पहले क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तहत क्या करेंगे कि अगर कि जब अधिक मांग होती है, मतलब कि एक्सेस डिमांड होती है, तब सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उनको कम कर दिया जाता है, और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ गया टैक्सेस, कि जब एक्सेस डिमांड होती है तब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तब टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। थर्ड नंबर पर इसमें आ गया पब्लिक बोरोविंग्स। पब्लिक बोरोविंग्स होता है सार्वजनिक उधार, मतलब कि सार्वजनिक ऋण। और जब कि न्यून मांग की स्थिति में, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में क्या होगा, सरकार जनता से उधार लेना कम कर देती है ताकि लोगों के पास अधिक पैसा बच जाए और वो अपना व्यय कर सके। और एक्सेस डिमांड की स्थिति में क्या होगा, एक्सेस डिमांड की स्थिति में ब्याज की आकर्षक दर प्रदान करके सरकार सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा देती है। इससे लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास जो है कैश की राशि कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो समग्र व्यय भी कम हो जाते हैं, और इससे जो है एक्सेस डिमांड को सुधार करने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आ गया बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, मतलब कि आरबीआई से उधार। डिफ्लेशनरी गैप को समाप्त करने के लिए अधिक उधार लिया जाता है तथा इन्फ्लेशनरी गैप को समाप्त करने के लिए उधार की मात्रा को कम कर दिया जाता है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से जो है हमारा अभिप्राय
वो है जो मुद्रा से संबंधित होती है। ठीक है जी। और मौद्रिक नीति के घटकों तथा अर्थव्यवस्था में अधिमांग मतलब कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए जो है हम इसके सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे उनका यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में किया है। सबसे पहले है बैंक रेट एंड रेपो रेट कि सबसे पहले तो इसमें करेंगे हम कि एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए बैंक रेट और जो रेपो रेट होती है वो आरबीआई द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है जी। और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दी जाती है। और खुले बाजार की क्रियाओं की नीति को अपनाया जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, एसएलआर को बढ़ाया जाता है। ठीक है जी। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है। और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, और जो रिवर्स रेपो रेट होती है उसको भी कम कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो है लिक्विडिटी लाने के लिए सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सीआरआर को कम किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी साख सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए एसएलआर को कम कर दिया जाता है। साख की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होती है उसको कम कर दिया जाता है। और उधार देने में लिबरल होने के लिए कमर्शियल बैंक पर नैतिक दबाव बनाया जाता है।